हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं आप चैनल पर, तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बात करते हैं चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन क्लास 10th फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको करवा चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है, आप वीडियो वहां से जाके देख सकते हैं। और इस चैप्टर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो मैंने बना रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का भी वीडियो मैंने बना रखा है, जिनके लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जरूर देखना ताकि वो चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, हमें पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो सिंपल है थोड़ा सा, अगर हम कंपेयर करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर मोर कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस सिस्टम देन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और वैसे भी मदर और फादर में से जो मदर है उसका रोल जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और जिसको हम कहते हैं ना, और बहुत ज्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल रोल होता है। ठीक है, हेड्स ऑफ टू ऑल द मदर्स, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो चलो शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले वही जो बात बताई मैंने आपको कि एक तो मेन ऑर्गन होता है यहाँ पर, और एक बाकी जो है वो सेकेंडरी सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो जो मेन ऑर्गन जैसे वहां पर था टेस्टिस, वैसे यहाँ पर जो मेन प्राइमरी ऑर्गन है दैट इज ओवेरी। ठीक है, मेन प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द सिस्टम इज द ओवेरी विच प्रोड्यूस द फीमेल जर्म सेल। ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन्स में इसमें बाकी ये ऑर्गन आ जाएंगे, ओविडक्ट है, यूट्रस है और वेजाइना है। ठीक है ना, ये सारे हैं। चलो अब देखते हैं हम ये डायग्राम, थोड़ा सा जो एनसीईआरटी की बुक में आपको दे रखा है ना, वही मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करी है। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो मेनली 4 पार्ट्स है। ठीक है, ये वेजाइना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ये यूट्रस ये वाला, और उसके बाद में ये फेलोपियन ट्यूब है, और ये ओवेरी है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट मेनली होते हैं। अब इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवेरीज। ठीक है, ये पेयर में होती है, 2 ओवेरी होती है। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ये भी पेयर में है। ठीक है, 1 पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना। ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर यूट्रस है और ये वेजाइना। ठीक है, अब इस सिस्टम के फंक्शन की बात करते हैं तो देखो ये सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट है टू प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल। ठीक है, फीमेल जर्म सेल का प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड ओवा और एग। फीमेल जर्म सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेन ऑर्गन दैट इज ओवेरी। ठीक है, यहां पर फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस होगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी डिटेल से। It provides site for fertilization and site for implantation of the embryo. Site for fertilization is the oviduct fallopian tube and site for implantation of the embryo is the uterus or womb. Development of fetus take place in this system and it produce female sex hormones estrogen and progesterone. ठीक है, उनकी भी बात हम आगे करेंगे। तो ये इसके मेन फंक्शन हो गए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जर्म सेल का प्रोडक्शन करता है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की साइट है ये, डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है, और सेक्स हार्मोन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इन हार्मोन्स की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज देयर रोल। देयर आर 2 मेन सेक्स हार्मोन ऑफ दिस सिस्टम। द फर्स्ट वन इज द एस्ट्रोजन एंड सेकंड वन इज द प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, 2 हार्मोन है यहाँ पर, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं। देखो एस्ट्रोजन इज द मेन हार्मोन, मेन सेक्सुअल हार्मोन ऑफ द फीमेल एंड रिलीज्ड बाय द ओवेरी। ठीक है, रिलीज्ड बाय ओवेरी, ओवेरी रिलीज करती है। ठीक है, अब इसका रोल क्या देखो, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं गर्ल्स में, फीमेल में, वो बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन है। सही, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोजन हार्मोन है। और प्यूबर्टी जो है होती है वो गर्ल्स में वो आफ्टर 10 to 13 ईयर्स के आसपास जब ये स्टार्ट होती है, तो उससे पहले ये हार्मोन नहीं बनता है ओवरी के द्वारा। जब ये हार्मोन बनने लगता है ओवरी के द्वारा तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, विजिबल होते हैं। ये हार्मोन बनने के बाद ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होना और ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये मेन इनका है, जो मेन हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन, रिलीज्ड बाय द ओवरी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब ये रिलीज नहीं होता तब सारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इमेच्योर या हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, अब रिलीज होने के बाद में सारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो ऑर्गन्स है, वो सारे डेवलप हो जाते हैं इस हार्मोन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, पी याद रखना, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी, इट इज प्रेगनेंसी हार्मोन विच मेंटेन प्रेगनेंसी, रिलीज्ड बाय कार्पस ल्यूटियम। देखो ये हार्मोन जो एस्ट्रोजन है वो ओवरी रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो कार्पस ल्यूटियम
के द्वारा रिलीज होता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या है, तो ये भी ओवरी के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक है, हर महीने बनती है, मेंस्ट्रुएशन जैसे होता है ना हर महीने, उसी तरह से कार्पस ल्यूटियम बनता है। यहाँ पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनती है ओवरी में, कार्पस ल्यूटियम, और वो कार्पस ल्यूटियम अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करता है ये कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है कार्पस ल्यूटियम, इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन ओवरी विच इज टेम्परेरी, ओके, नॉट परमानेंट। कार्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है ये प्रेगनेंसी हार्मोन है विच मेक फीमेल बॉडी रेडी फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने वाला हार्मोन होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन का बात कर लिया हमने, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो यहाँ पर मेन सेक्स हार्मोन है। अब इसके बाद हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और वेजाइना के बारे में, इनके रोल और इनके फंक्शन की बात करते हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन जो हमारा ऑर्गन है यहाँ पर, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ओवरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेन पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज द ओवरी, ठीक है, ओवरी, इसके बारे में देख लेते हैं हम, क्या क्या पॉइंट्स लिख रखे देख लेते हैं इनको। देखे, ओवरी पेयर्ड होती है, ठीक है, मैंने बताया आपको पेयर्ड में होती है, वन पेयर है, ठीक है, इस साइड भी है उस साइड भी। एग शेप्ड, ओवल इन शेप्ड होती है, लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी नियर किडनी, किडनी के पास में एब्डोमिनल कैविटी में ये लोकेटेड होती है। ये पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, ईच ओवरी हैव थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग सिंस द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है, हर ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं सिंस बर्थ, ठीक है, बर्थ से ही इसमें हजारों, लगभग 1000 या उससे ज्यादा के आसपास इमेच्योर एग होते हैं, ठीक है, सिंस बर्थ वो पड़े रहते हैं। वन एग एट ए टाइम इन एवरी मंथ मैच्योर्स बाय वन ऑफ द ओवरी। अब आफ्टर द प्यूबर्टी, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, वन एग बाय वन ऑफ द ओवरी एट ए टाइम, ओनली वन एग, ठीक, अल्टरनेटिव इन every month is released or we can say that matures by the ovary, ठीक है, यानी हर महीने हर महीने एक ही ओवरी के द्वारा, या तो ये या फिर ये, इनमें से किसी एक ओवरी में एक एग, जो हजारों एग पड़े हुए हैं उनमें से एक एग मेच्योर होता है, ठीक है, एक एग मेच्योर होता है और वो मेच्योर होकर फिर आगे, और मेच्योर होने के बाद में वो ओवुलेशन के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट मंथ अगर ये वाली ओवरी ने एग मेच्योर हुआ तो नेक्स्ट मंथ इस वाली ओवरी में एग मेच्योर होगा, ठीक है, इस तरह से अल्टरनेटिव। सेक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो दोनों सेक्स हार्मोन है वो ओवरी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो मेन हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए और डेवलपमेंट ऑफ दीज ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, और प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी हार्मोन है विच मेंटेन दी प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये ओवरी का फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ओवरी हो गया हमारा, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये सेकंड पार्ट जिसको हम ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है, हमारा फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट दो नाम है इसके, ओविडक्ट भी कहते हैं इसको, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, दोनों तरफ एक एक होती है, ठीक है, पेयर्ड है। चलो, पेयर्ड अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, लेंथ इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना, ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। स्पर्म जो है वो वेजाइना के पास से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आता है, ठीक है, और यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर इन दोनों की मीटिंग होती है, फ्यूजन जो है, फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पर होता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगी, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट हैज ए फनल शेप्ड एंड नियर द ओवरी, ओवरी के नियर वाला जो इसका एंड है वो फनल शेप होता है, फनल शेप देखो इस तरह से, यहाँ पर इस तरह के है ना, इस तरह से जैसे विलाई टाइप में इस तरह की स्ट्रक्चर्स निकली रहती है ऐसे फिंगर लाइक, तो इनको हम फिम्बरी कहते हैं, लाइक फिंगर, तो फिंगर से याद रखो, लाइक फिंगर फिम्बरी, ये फिम्बरी कहलाती है। और ये इनका रोल क्या है, जब ओवुलेशन होगा, जब एग यहाँ पर मैच्योर होगा ओवरी में, तो उस एग को कैच करने के लिए या उस एग को मतलब रिसीव करने के लिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अदरवाइज ये दोनों जॉइंट नहीं रहती, ठीक है, ये सेपरेट है, ये अलग रहती है, ये अलग रहती है। लेकिन जब ओवुलेशन होने वाला होता है, जब एग रिलीज होना था, उस टाइम ये फिम्बरी जो है वो इसको इस तरह से पकड़ लेती है और उसको जो ओवा होगा, जो एग होगा, उसको रिसीव करने के लिए, उसको कैच करने के लिए इस तरह की ये होती है, ठीक है। तो ये फिम्बरी है, इसको कहते हैं, फनल शेप में होती है। तो इसका मेन काम ये हो गया, ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ठीक है। तो एग जो यहाँ डेवलप हुआ, यहाँ पर जो मेच्योर हुआ, उस डेवलप्ड एग को यहाँ से ओविडक्ट का ही काम है ये कि वो इसको लेकर आए और फर्टिलाइजेशन हो या जो भी हो, नहीं हो, जैसी भी कंडीशन हो, इसको यहाँ से यूट्रस तक पहुंचाने का इसका काम है, ठीक है। तो एग रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ट्रांसपोर्टेड टू द यूट्रस बाय द फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ठीक है। तो दो चीज यहाँ पर मेन याद रखना है आप, तो एक तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, एक ये फिम्बरी फनल शेप में होती है, और इसका मेन काम हो गया टू ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, यूट्रस। अभी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक है ना, उसमें पढ़ेंगे हम वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, जिसको नसबंदी कहते हैं, ठीक है। जैसे टू कंट्रोल द चाइल्ड बर्थ, टू कंट्रोल द रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये दो मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड है, वहां पढ़ेंगे हम। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दो होती है, तो वहां पर मैं आपको बताता हूँ। ट्यूबेक्टोमी जो होता है ना, वो देखो ट्यूब से आप ट्यूबेक्टोमी याद रखो, फेलोपियन ट्यूब
ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी बन गया। यानी ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो क्या होती है, वो नसबंदी है। नसबंदी है, कौन सी नसबंदी है, फीमेल में, ठीक है। तो मेथड ऑफ कंट्रोल द बर्थ, मेथड ऑफ सो ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड टू कंट्रोल द बर्थ, ठीक है, इन फीमेल इज द ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस किस में होती है, वास्ट डिफरेंस होती है मेल में, तो वेसेक्टोमी किस में हो गई, मेल में। और ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब किस में होती है, फीमेल में, तो ट्यूबेक्टोमी किस में हो गई, ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन फीमेल टू कंट्रोल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज द यूट्रस और वॉर्म, ठीक है, हिंदी में इसको गर्भ कहते हैं, ठीक है, यूट्रस और वॉर्म, ठीक है। ये ब्लैडर लाइक है, ठीक है। देखो ये पेड़ थी, ओवरी पेड़ है, फेलोपियन ट्यूब पेड़ है, ये पेड़ नहीं है, ठीक है। और ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। और उल्टी नाशपत्ती के जैसा है ना, पियर, उल्टी पियर, जैसे पियर जो नाशपत्ती होती है ऊपर से पतली और नीचे से चौड़ी होती है, उसको उल्टा कर दो, उस टाइप की शेप में ये होता है। ब्रॉडर एट द अपर पार्ट दैट इज कॉल्ड बॉडी, ये वाला पार्ट बॉडी कहलाता है। एंड नैरोअर एट द लोअर पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है। ये वाला पार्ट जो नैरो पार्ट है ये सर्विक्स कहलाता है, जो वेजाइनल कैनाल में ओपन होता है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्लैडर लाइक मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, ब्लैडर लाइक शेप में मस्कुलर ऑर्गन है। ब्रॉडर वाइड ऑन अपर एंड कॉल्ड बॉडी, द अपर एंड दैट इज वाइड इज कॉल्ड बॉडी एंड नैरो लोअर एंड इज कॉल्ड द सर्विक्स। सो सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ यूट्रस. At lower end cervix it open into the vaginal canal and at upper end it receives the oviduct of either side, ठीक है। At lower end it open into the vaginal canal and at upper end it receive the oviduct of either side, ठीक है। upper end में यहाँ पर दोनों तरफ से oviduct आके इसमें खुलती है और lower end पर ही vaginal canal में खुलता है। It is the site of implantation, यहाँ पर जो important चीज है ना वो ये है कि site of implantation of embryo, जो embryo का implantation जब होगा तो वो कहाँ पर होगा, वो womb में होगा, यूट्रस में होगा, ठीक है। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन थी, ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ फेलोपियन ट्यूब में। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, उस जो सिंगल सेल है जाइगोट, उसमें अब क्या होगा, आगे डिवीजन होगा, डेवलपमेंट होगा, एक सेल से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल वाली स्टेज बनेगी। तो उस डेवलपिंग स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, दैट इज एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो लुढ़कता हुआ एम्ब्रियो जो है वो यहाँ आएगा, कहाँ पर, यूट्रस में। और यूट्रस में अब उसका इम्प्लांटेशन होगा, तो इम्प्लांटेशन की साइट ये है। और आगे जो फर्दर डेवलपमेंट होगा, नाउ इट इज कॉल्ड फीटस, है ना। एम्ब्रियो के बाद में हम इसको कहेंगे फीटस। और फीटस का जो ओवरऑल आगे जो डेवलपमेंट होगा, जो होगा 9 मंथ तक, जो कंप्लीट डेवलपमेंट मदर की बॉडी के इनसाइड जो मदर्स बॉडी में होता है, वो कहाँ होता है, वोम में होता है, यूट्रस में होता है, ठीक है। तो ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है और साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस है, फीटस डेवलपमेंट यहीं पर होता है। नेक्स्ट द लास्ट पार्ट इज द वेजाइना, फोर्थ पार्ट इज द वेजाइना, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या है। रिसीव मेल गेमिट स्पर्म फ्रॉम मेल पेरेंट, ठीक है। स्पर्म मेल गेमिट इज रिसीव्ड इन दिस पार्ट वेजाइना, 8 to 10 centimeter long, have acidic medium, serve as a birth canal, ठीक है। 8 to 10 centimeter long है, एसिडिक मीडियम यहाँ होता है। एसिडिक मीडियम इज बिकॉज ऑफ दी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सर्व एज ए बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल का काम करता है। जब बर्थ होता है, बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो वो कैनाल के फॉर्म में ये काम करता है। तो ये इसके मेन जो पार्ट्स थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये 4 मेन पार्ट होते हैं। ओवेरी इज द मेन प्राइमरी ऑर्गन, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, फिर यूट्रस और फिर वेजाइना। देयर आर 4 मेन पार्ट, ठीक है। हर एक का मैंने आपको बता दिया। ये इसका काम क्या है, एग को मैच्योर करना और रिलीज करना, ठीक है। ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं, यानी जब एक बेबी गर्ल का जन्म होता है तो उसी समय उसकी ओवरी में हजारों, दोनों ओवरी में हजारों एग, इमेच्योर एग उसमें पड़े रहते हैं। और जब वो प्यूबर्टी की एज में आती है तब उसमें से हर ओवरी हर महीने एक एग को मैच्योर करती है। तो जो मैच्योर एग होता है उसको, जब वो एक एग मैच्योर होकर रेडी हो गया तो वो स्टेज कहलाती है ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद में एग आता है यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। इसके अलावा ओवरी के में 2 हार्मोन भी रिलीज होते हैं। एक बताया मैंने आपको एस्ट्रोजन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के और डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरोन, जो कार्पस ल्यूटियम, इसमें एक स्ट्रक्चर बनती है कार्पस ल्यूटियम, एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनती है जो टेम्परेरी होती है, फिर वो खत्म हो जाती है, तो उसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन पी प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है विच मेंटेन द प्रेगनेंसी स्टेट, ठीक है। तो ये था। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म जो ट्रेवल करता है वेजाइनल पाथ से यूट्रस से होते हुए यहाँ तक आते हैं, और एग जो ओवरी से रिलीज होकर यहाँ आया, तो यहाँ पर इनका फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है। फिर उसके बाद में ओविडक्ट के बाद में यूट्रस, तो ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, तो ये यहाँ पर होता है। उसके बाद में इसके 2 पार्ट है, अपर पार्ट में ये ओविडक्ट आके खुलती है और लोअर पार्ट सर्विक्स कहलाता है जो वेजाइनल कैनाल में खुलता है। वेजाइना इज द लास्ट पार्ट विच रिसीव्स द मेल गेमेट स्पर्म एंड सर्व एज ए बर्थ कैनाल, ठीक है। तो ये इसके मेन पार्ट्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन, then zygote formation, then embryonic development, then implantation of the embryo, fetus development and then the birth,
ठीक है, ये प्रोसेस हम आगे पढ़ते हैं। अब दो कंडीशन हो सकती है, व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, और दूसरी हो सकती है व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। दोनों कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से फिर इम्प्लांटेशन इन यूट्रस, और फिर फीटस फॉर्मेशन, फीटस का डेवलपमेंट होगा। जब फीटस डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद में बर्थ हो जाएगा, बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बर्थ ऑफ द बेबी, ये प्रोसेस होगी। व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, फिर देन देयर विल बी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन होगा। मेंस्ट्रुएशन को हम आगे पढ़ने वाले। अभी ये कंडीशन देखो, व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, ठीक है, सपोज एग इज रिलीज्ड, ओवुलेशन हुआ, एग रिलीज होकर यहाँ तक आ गया, ठीक है, और स्पर्म भी ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुंच गया, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद में क्या होगा, फर्स्ट सेल जो यहाँ पर फॉर्म होगी उसको हम कहेंगे जाइगोट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड जाइगोट। अब जाइगोट्स के बाद में क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। जाइगोट विल टर्न इनटू एम्ब्रियो। ये 1 सेल स्टेज से 4 सेल 8 सेल वाली स्टेज में जब आएगी तब उस डेवलपिंग स्टेज को हम बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियो में जो है ना वो रोलिंग डाउन होगा, एम्ब्रियो जो धीरे धीरे इधर यूट्रस की तरफ आएगा, और यूट्रस में आने के बाद में यहाँ पर इसका होगा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ इन दी यूट्रस, यूट्रस में इसका धंसना, इम्प्लांटेशन होना मतलब फिक्स हो जाना, और फिर प्लेसेंटा डेवलपमेंट होगा, प्लेसेंटा डेवलपमेंट होगा। प्लेसेंटा क्या है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा से इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा, और आगे का जो पूरा डेवलपमेंट है इसका, फीटस डेवलपमेंट जिसको हम कहेंगे, वो पूरा यहां पर होगा, इस पार्ट में होगा, यूट्रस में होगा, एंड देन बर्थ। ठीक है, तो इफ एग इज फर्टिलाइज्ड देन इट विल then zygote will form, then embryo development, then implantation of embryo at uterus, fetus development and birth, ये प्रोसेस होगी। ठीक है, और अब एग अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखो, अब इस पूरी प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें 9 मंथ का टाइम लगता है, हमें ये जानते हैं। प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में ऐसे हार्मोनल चेंजेज होना, बॉडी में हार्मोन्स कभी कम और ज्यादा इस तरह से होना करना, और ये सारी जो प्रोसेस होती है वो इस तरह की प्रोसेस होती है कि एक मदर ही इसको मतलब अच्छे से रियलाइज कर सकती है, वो बता सकती है। और जब बर्थ होता है तो उस टाइम, बेबी बर्थ जब होता है ना, तो उस टाइम ऐसा कहते हैं कि लगभग जैसे हमारे बॉडी में पूरी हड्डियां हैं, उनमें से मान लो आधी हड्डियां अगर हमारी टूट जाए एक साथ में, है ना, और फ्रैक्चर हो जाए, उनमें जितना पेन होता है उतना पेन होता है। तो आई रेस्पेक्ट ऑल द मदर्स, आई सैल्यूट देम। ठीक है, नहीं, हमें अपने मम्मी पापा का जो सम्मान करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए, उसके पीछे भी एक रीजन भी कि भाई वो 9 महीने तक अपने एक बच्चे को जो है ना कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उनको करते हुए भी वो उसका किस तरह से उसका सार संभाल कर रही है, डेवलपमेंट उसका जो हो रहा है कर रहा है ना, वो एक बड़ी मतलब एक ऐसी प्रोसेस है, या वो एक ऐसा ऋण है जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम कभी चुका नहीं सकते, है ना, उस ऋण से हम कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकते। सो आई रेस्पेक्ट माई मदर एंड ऑल द मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, सैल्यूट देम। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा एंड इट्स रोल। व्हाट इज प्लेसेंटा एंड व्हाट इट्स रोल। ठीक है, ये थोड़ा इसको बताता हूँ कि प्लेसेंटा क्यों जरूरी है। ठीक है, देखो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के शुरू में पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 2 गैमेट सेल बनते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन, स्पेशलाइज्ड इन देयर स्ट्रक्चर। स्पेशलाइज्ड कैसे, 1 germ cell, 1 gamete, that is male gamete, is small in size and mobile, where another, that one is the egg, the another gamete is the egg, and egg is the large in size and store food. Why it store food? For the developing zygote. ठीक है, अब एक गेमेट यहाँ पर जो है ना वो छोटा है, जैसे स्पर्म जो है वो छोटे होते हैं और मोबाइल होते हैं, उनका लाइफ स्पैन कम होता है। एग का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। स्पर्म जो होते हैं वो लगभग 48 आवर तक जिंदा रहते हैं, और एग जो है वो 72 आवर के आसपास तक जिंदा रहता है। तो इसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा है, लार्ज इन साइज है, और इसमें स्टोर्ड फूड होता है। एग में स्टोर फूड क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सेल बनेगी जाइगोट, उस जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए फूड तो चाहिए ना, स्टोर्ड फूड, तो वो स्टोर्ड फूड होता है। अब स्टोर्ड फूड जब खत्म हो गया, एम्ब्रियो बन गया, और जो स्टोर्ड फूड इतना ही होता है उसमें कि वो खत्म हो जाता है। अब उसके बाद में आगे उसको डेवलपमेंट के लिए, जब फीटस डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए फूड तो चाहिए उसको, तो वो फूड कैसे मिलेगा? वो मदर बॉडी से मिलेगा। तो मदर बॉडी से मिलने फूड लेने के लिए इसमें एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, ठीक है, जिसको हम नाल कहते हैं हिंदी में, ना, गर्भ नाल जिसको कहते हैं। बच्चे के जन्म के बाद में ये जो है ना इसको कट कर दिया जाता है। तो ये एक टिश्यू है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है, जो एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है, एम्ब्रियो को ज्वाइन करता है मदर की यूटेराइन वाल से। ठीक है, यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से वेस्कुलर टिश्यू निकलता है, और वो वेस्कुलर टिश्यू जो है इस यूटेराइन की वाल से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा है। ठीक है, तो प्लेसेंटा इज ए डिस्क लाइक वेस्कुलर टिश्यू। डिस्क लाइक एक कटोरी नुमा शेप में ये होता है, डिस्क लाइक वेस्कुलर टिश्यू दैट डेवलप बिटवीन यूटेराइन वाल एंड द एम्ब्रियो। और डेवलप होता है यूटेराइन वाल, ये जो यूटेराइन वाल है इसके और एम्ब्रियो के बीच में डेवलप होता है। ठीक है,
स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर डिस्क लाइक होती है। इट कंटेन विलाई ऑन द साइड ऑफ द एम्ब्रियो एंड कंटेन ब्लड स्पेस ऑन मदर साइड, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि ये जो एम्ब्रियोनिक साइड होती है उस एम्ब्रियोनिक साइड में तो ये विलाई, ठीक है, ये विलाई रखता है इस तरह से। एम्ब्रियोनिक साइड में तो ऐसे ऐसे विलाई होती है, और बाकी जो मदर वाली साइड होती है उस साइड में इसमें ये स्पेस होते हैं, यानी ऐसे ब्लड स्पेस, ठीक है, यानी यहाँ पर बहुत सारा ब्लड फिल है इस तरह से, ठीक है। तो विलाई किस साइड में है, एम्ब्रियोनिक साइड में है। क्यों है, क्योंकि विलाई क्या करती है हमें पता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और ज्यादा फूड मिलेगा, ठीक है, मदर से। तो इट कंटेन विलाई ऑन साइड ऑफ द एम्ब्रियो एंड ब्लड स्पेस कहां पर होता है, ऑन मदर साइड, ठीक है। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया टू पास ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दैट इज फूड फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो। अब विलाई का रोल भी यहाँ पर है कि भाई विलाई किस साइड में, एम्ब्रियोनिक साइड में। क्यों है, क्योंकि विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी जिससे उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और ज्यादा फूड मिलेगा मदर के बॉडी से, मदर के ब्लड से, ठीक है। ये हो गया। अब इसका फंक्शन है, ये काम क्या करता है, तो एक तो देखो न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो फ्रॉम मदर ब्लड, द न्यूट्रिशन इज सप्लाइड, ऑक्सीजन इज सप्लाइड, glucose that is digested food is supplied to the embryo, and it also remove waste from embryo to mother's blood। देखो अब जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो उसमें भी कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, उसमें रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, और जो भी वेस्ट जो जनरेट होंगे वो सारा, क्योंकि उसमें फीटस में रख नहीं सकते उनको, तो वो सारा का सारा इस प्लेसेंटा से वापस मदर के ब्लड में आ जाता है। तो ये इसके दो काम हो गए, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और एक उससे वेस्ट रिमूव करना, फीटस से, एम्ब्रियो से वेस्ट को रिमूव करना। What happens when the egg is not fertilized, ठीक है, क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा। तो देखो इससे पहले मैं बता चुका हूं, एग अगर फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, एग अगर फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देन फीटस डेवलप, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस, देन डेवलपमेंट ऑफ फीटस, देन बर्थ, ये प्रोसेस होगी। अब देखो जब यहां से ओवुलेशन हो, ये जो प्रोसेस है ना, एग रिलीज वाली प्रोसेस, ओवुलेशन जो है वो हर महीने होती है, ठीक है। अल्टरनेटिव वे में एक बार इस ओवरी से रिलीज होता है, रिलीज नहीं हम उसको कहेंगे मेच्योर होता है, ठीक है, मेच्योर होता है। एक एग, जो हजारों एग उसमें पड़े हुए हैं उसमें से एक एग इधर मेच्योर होता है, इस बार अगले महीने इधर से एक एग मेच्योर होता है। जब ये एग मेच्योर होता है तो उससे पहले ही यूट्रस जो है ना इसको इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो प्रिपरेशन क्या होती है, वो प्रिपरेशन होती है थिकनिंग ऑफ द यूटेराइन वॉल। ये जो यूटेराइन वॉल है, क्योंकि वो आएगा जब एम्ब्रियो आएगा तो वो इसका इम्प्लांटेशन यूट्रस में होने वाला है, तो यहाँ यूटेराइन वाल पे जो है ना बहुत सारी ये जो यूटेराइन वाल है ये थिक होने लगती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज और ब्लड सेल्स और यहाँ पर इकट्ठा होने लगती है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ये करने लगता है। अब जब एग ही फर्टिलाइज नहीं हुआ, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो इन सब की जरूरत नहीं है भाई। ये जो एक्स्ट्रा थिकनिंग और जो लाइनिंग आई है यहाँ पर, जो ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज जो इसने जमा करी है, इन सब की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं। एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना ही नहीं है, तो एम्ब्रियोनिक जो इम्प्लांटेशन होना है एम्ब्रियो का वो होगा ही नहीं। वो नहीं होगा तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो होगा वो अब टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यानी अनफर्टिलाइज्ड एग will disintegrates and uterine line also will break, uterine wall also breaks, and this unfertilized egg along with this uterine wall will discharged out from the body in the form of blood and mucus, that we call menstruation, ठीक है। तो क्या होगा, if egg is not fertilized then first egg will disintegrates, okay, then uterine line will break, blood and mucus discharge, ठीक है, and this unfertilized egg along with the uterine wall will shed off and will released out through the vaginal canal in the form of mucus and discharge, ठीक है। अब देखो क्या होता है, since ovary release one egg every month and uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg, ठीक है। If egg is not fertilized, it lives for about 1 day, then unfertilized egg along with the uterine lining released out in the form of blood and mucus। तो आप इसका ये एक स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई क्यों, क्या होगा, what happen when the egg is not fertilized, क्योंकि egg अगर fertilization नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये चैप्टर मैंने आपको पूरा करवा दिया। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगला वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर लेकर आऊंगा, ठीक है, उसको मैं अच्छे से समझना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड या और किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको किसी अलग टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, किसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो का लिंक शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।